नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का ई साहित्य आज तक। जी हाँ, ई साहित्य आज तक मतलब कि साहित्य आज तक का वो मंच जिस पर अब तक आप आया करते थे साहित्य के मेले में हिस्सा लेने के लिए, वो आपके घर आ गया। क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन आपको जिंदगी के दरवाजे बंद महसूस ना हो, इसीलिए हमने तय किया कि कोरोना योद्धाओं को देश के सलाम करने के लिए हम करेंगे ई साहित्य आज तक। और हमारे साथ इस समय आ गई हैं जानी मानी साहित्यकार चित्रा मुद्गल जी। स्वागत है चित्रा मुद्गल जी आपका। हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है चित्रा जी, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 9 कहानी संकलन, 3 उपन्यास, लेख संकलन, उपन्यास, फिर लेख संकलन, फिर एक बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 4 संपादित, 6 संपादित पुस्तकें, गुजराती में 2 अनुदित पुस्तकें, अंग्रेजी में पुस्तक, दिल्ली दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम का निर्माण, कहानियाँ। इतना लंबा परिचय है जिसको अगर हम केवल परिचय ही देने लगें चित्रा जी का पूरा, तो समझिए कि आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए चित्रा जी, हम सीधे बातचीत पर आते हैं आपसे। ई साहित्य आज तक, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है साहित्य आज तक का, और मुझे विश्वास है साहित्य आज तक में आप आती रही हैं। घर से बैठकर जी उसी आयोजन का हिस्सा बनना आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा सुखद लग रहा है, क्योंकि ये पहला अनुभव है इस तरह का मेरा, और तकनीकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी मैं अब आपके सामने हूँ और दर्शकों। अच्छा, लेखक तो वैसे भी कागज़ कलम से ज़्यादा प्यार करते हैं और तकनीकी इस तरह की चीज़ों से उनको प्यार कम रहता है। तो आजकल सारा काम घर परिवार से भी, मित्रों से भी, परिचितों से भी बात करना, मिलना जुलना, वो सब तो मोबाइल फ़ोन, आईपैड के ज़रिए ही हो रहा है। तो कैसा लगता है? लेखक तो मिलने जुलने वाला आदमी होता है। जी, लेखक मिलने जुलने वाला आदमी सिर्फ लेखक ही नहीं होता है, देश का, समाज का प्रत्येक नागरिक जो आज घर में लॉकडाउन से बंद है, वो एक सामाजिक प्राणी है। और वो लॉकडाउन में बंद ऐसे अपने आप को महसूस करता है। कुछ दिनों तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो सक्रियता कामकाज के साथ होती है, उसका जो जुड़ाव होता है, उसका जो लक्ष्य होता है कि मैं अपने काम में आगे बढ़ूं और उसे वहां तक पहुंचाऊं, यहाँ तक पहुंचाऊं, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कहीं कारावास में बंद है। वो कल्पना कर सकता है कि जेल के एक बंद कमरे में एक कैदी कैसा महसूस करता है। तो आप तो वैसे भी सामाजिक कामों में ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो घर के अंदर बैठना और फिर ये बंदिश भी हो जाना कि बुजुर्ग है इसलिए बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, आपके ऊपर तो डबल दबाव आ गया। और मुझे तो, आपने ठीक कहा, मुझे तो आदत है रात को जग कर लिखना, और दिन में जहां भी कार्यक्रम हमारे संस्थाओं के हैं, होते हैं, उस स्थल पर पहुंचना। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जैसे कटे हुए हैं, और वो लोग भी ये महसूस कर रहे हैं। बस फोन ही एकमात्र, और व्हाट्सएप, और यही एकमात्र साधन है जिससे हमारी बातचीत होती है, और वो भी सब अपने घरों में बंद हैं। और अजीब उदासी सी महसूस हो रही है। वो उदासी कोरोना के भय की, या उसके संक्रमण से संक्रमित होने के भय से उपजी भर ही नहीं है, कि उससे बचना है, सुरक्षित रखना है, इसीलिए घर की देहरी के अंदर बंद रहना है। इस बात से भी है कि बाहर भी मौसम एकदम उदास है। सुबह आती है, लेकिन बस सुबह की तरह नहीं आती है। उसको जब देखते हैं हम अपने घर के सामने के गार्डन में, तो कोपलें पेड़ों की खिली हुई हैं, बसंत आकर के गया है, फूल खिल रहे हैं, लेकिन उन फूलों से पता नहीं क्यों वो खुशी महसूस नहीं होती। मैंने कहा ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसको ये बात बड़े गहरे महसूस होती है कि सब कुछ है, लेकिन
हमारी जो हलचलें हैं, जिससे हम अपने होने को महसूस करते हैं कि हम कुछ हैं, और हम जो कर रहे हैं वो करने के लिए हैं, और उसके लिए हमें सतर्क और सावधान रहना है और अपनी पूरी मेधा और चेतना के साथ उसके साथ जुड़े रहना है। खाना पकाना ये सब तो हम घर में करते ही रहते हैं। सुबह पोतियों को यूनिवर्सिटी जाना है, टिफिन बनाना है अगर उनका, और कभी उनकी माँ ने नहीं बनाया है तो मैं आगे बढ़ के उनकी दादी बनाती हूँ। तो ये सब तो है ही रूटीन में, लेकिन बावजूद इसके एक उदासी सी है, भीतर भी बहुत गहरी और बाहर भी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने पैड को टेबल पर लेकर बैठती हूँ, कागज कलम लेकर के, कि मैं इन सबको दर्ज करूं। तात्कालिकता जो है वो हावी है। संक्रमण के भय एक अलग तरह से हमें महसूस हो रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं पैराग्राफ शुरू करती हूँ, मुझे लगता है शब्द मुझसे दूर भाग गए हैं, दूर भाग रहे हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं जो लिखना चाहती हूँ, अपने उस अनुभव को, उस अनुभव को मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। मेरे शब्द उसको अपने 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 भीतर आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अजीब सी विडंबना मैं महसूस करती हूँ। पता है आपको, आप जानते होंगे, लेखक हमेशा एकांत के लिए तरसता है। उसे लगता है लिखने के लिए उसे एकांत चाहिए, और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं उपन्यास को फाइनल कर रही हूँ, तो मैं अपने किसी मित्र के घर में 1.5 महीना अकेले बिताऊं, उसकी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके मैं अपनी चीजों को फेयर करूं, और मैं उस कमरे में केवल और केवल मैं रहूं, और उस कमरे में मेरे साथ वो मेरे मित्र का घर न होकर उस गली गलियारे, उस मोहल्ले का वो घर हो जाए, उस पात्र और चरित्र का वो घर हो जाए, जिस घर की हलचल, जिस घर के उतार चढ़ाव, जिस घर की त्रासदी स्थितियां हम मेरे पात्र को कहीं परेशान किए हुए हैं। वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, समाज से, अपने आप से, अपने घर से। तो वो ये एकांत के बावजूद, एकांत मिल रहा है, इसके बावजूद मैं अपने उपन्यास के परिच्छेद के उस मोहल्ले को उतार नहीं पाती हूँ अपने भीतर। मेरी चेतना में, मेरी सर्जना में वो नहीं सजग हो पाता है, नहीं सक्रिय हो पाता है। तो ये स्थिति एक लेखक के लिए विडंबना जैसी ही है, और जो विडंबना बाहर घट रही है, हर पल आहत कर रही है, हर पल आहत कर रही है। विडंबनाएं बहुत देखी हैं, उम्र है 75 की हो गई हूँ, और इतना लंबा अरसा मैंने जिंदगी के अनेक मोड़ों और मोर्चों पर जिया है, और अपनी तरह से जिया है, लेकिन इस तरह का मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चीनी आक्रमण 62 में, उसके साथ हमें लगा एक मानसिक भय हमारे भीतर बना रहता था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब जब लड़ाइयाँ हुई, तो हमने अपने मुंबई में रह रही थी उस वक्त में, और हमने अपने घर की जो खिड़कियाँ थी उनके ऊपर ब्राउन पेपर लगाए कि रात में जब बच्चे पढ़ाई करें, रात में अगर मैं जगूं और लिखने के लिए बैठी हूँ अपनी टेबल पर, तो कोई रोशनी का टुकड़ा बाहर न जाए। लेकिन इस तरह का सन्नाटा कभी नहीं खींचा। पूरे समय, चाहे आपातकाल का दौर हो, एक दौर ऐसा भी आया था जब चटगांव में बांग्लादेश के समय बराबर तनाव था। हम अपने देश के लिए, हम इंदिरा जी की सफलता के लिए, जिस मुक्ति वाहिनी के साथ वो आगे बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक भीतर उसके साथ एक अलग सा भाव था। लेकिन आज जो है वो लग रहा है विज्ञान जो चांद पर
यूरी गागारिन को पहुंचाता है। न जाने किन किन नाम शायद मैं भूल रही हूँ, न जाने किन 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 लोगों को पहुंचाया, लेकिन आज वो विज्ञान, वो वैज्ञानिक असमर्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उम्मीद देती है, और वो उम्मीद बड़ी गहरी है कि विज्ञान को भी रचने वाला तो हमारा मनुष्य ही है, हमारे समाज का नागरिक है, वैश्विक समाज का नागरिक है, अपने अपनी देश की सीमाओं में बैठा हुआ वो नागरिक है जो अपने शोध और अन्वेषण से, अपने चेतन से रचता है, सोचता है, और फिर कहीं ना कहीं रसायनों के बीच से उस चीज को निकाल कर लाता है जो उसका लक्ष्य है, और उससे हम जिन जिन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं वो सुविधाएं आज विज्ञान की दी हुई हैं। लेकिन आज जो असमर्थता हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मनुष्य अपराजीय है। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे हमेशा हेमिंगवे के ओल्ड मैन अंडर सी याद रहता है। आज भी बार बार मैं याद करती हूँ उस मछेरे को, उस नाविक को जो महान समंदर उसकी व्यापकत्व में संघर्ष कर रहा होता है अपने को बचाने का और बाहर निकालने का। और तो मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ भी जब मनुष्य लड़ता है तो लड़ करके कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। कुरुक्षेत्र का अभी अभी महाभारत दिखाया जा रहा था, 5000 साल पहले, वर्ष, सदी का वो भारत, वो समय आप देखिए, सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, है ना। और उसके बाद मनुष्य खत्म नहीं हुआ, मनुष्य खत्म नहीं हुआ, उसने फिर से दुनिया खड़ी की, दुनिया खड़ी की। और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो वही दुनिया है, वही कुरुक्षेत्र है, हमारे करीब निकट वही इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ है जिसमें हम रह रहे हैं। आज दिल्ली कहलाती है। तो एक चीज है कि ये जो संक्रामक रोग है, यह किस साजिश का परिणाम है, ये पन्ने, ये पृष्ठ खुलेंगे किसी न किसी दिन, और जरूर खुलेंगे। क्योंकि बहुत पहले मुझे याद है किसी विद्वान ने कहा था कि अगला जो युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वो कहीं ना कहीं वायरस का होगा। तो वो बात आज हमें सच लग रही है। पूरा विश्व, वो हमारे यहाँ तो सावधानी हमारे प्रधानमंत्री के चलते, उनकी दूरदृष्टि के चलते जो सावधानी उन्होंने बरती, और उस सावधानी का नतीजा था लॉकडाउन, अपने घर में आप बंद रहिए। उनके संबोधनों में बार बार ये बात आती रही कि संक्रमित होने से बचना बहुत जरूरी है और अपने घर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने घर का नहीं, अपने समाज का, अपने गांव का, दूर दराज बैठे हुए सुदूर आदिवासियों का, सबका ख्याल रखना जरूरी है। उसके लिए हमें अपना ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है। तो उन्होंने जिस तरह का निर्णय लिया उस दूरदृष्टि से, और जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ, समय रहते हुए चेत गए, और उसके साथ उन्होंने हमें चेताया। और जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, अपने आप में एक ऐतिहासिक नारा है, एक विवेक है, एक समझ है, एक विश्वास है, एक वो विश्वास उन्होंने हमें दिया कि किसी भी चीज से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। उसके लिए जो भी तकलीफें होती हैं उसे झेलना पड़ता है, और हम लोग वो झेल रहे हैं, सभी लोग झेल रहे हैं। दूध के बिना चाय पी रहे हैं, मुझे तो वैसे ही बिना दूध की चाय पीने की आदत है। और उसके साथ साथ साग सब्जियां नहीं है, तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये घरों में ही अब पढ़ रहे हैं, अपने लेक्चर को लैपटॉप पर सुन रहे हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनकी बेहद परेशानी है। और
तो बिना सब्जियों के भी वो दाल चावल के साथ खा रहे हैं। कोई शिकायत मैंने उनके चेहरे पर नहीं देखी। ये हमारी वो नई पीढ़ी है, ये मेरे घर की ही नहीं पीढ़ी नहीं है, वो पूरे समाज की, देश की, राष्ट्र की, उसके साथ साथ पूरे विश्व की वो नई पीढ़ी है जो आज ऐसी स्थितियों से गुजर रही है। तो उसके अंदर भी एक विवेक जो है वो की कोपलें फूट रही हैं। समझ रहा है वो कि हमें कहाँ तक किन चीजों की जरूरत है, हमें प्रकृति के साथ रहने की किस लिए जरूरत है, और किस लिए हमें ये समझ पैदा कर रहा है कि नहीं केवल हमारे हमारे सजे सजाए घर जिनमें हम रह रहे हैं, सुविधाओं में रह रहे हैं, या सुविधाएं हम कमाते हैं, अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से उनको, लेकिन इसके बावजूद एक चीज इस संक्रमण के भय के साथ साथ जो बेहद बेहद घायल कर गई सारी सावधानियों के बावजूद, वो ये कि संगठित और असंगठित मजदूरों के साथ जो दिहाड़ी मजदूर है, मैं भी फ्रीलांस लेखक हूँ, मैं दिहाड़ी लेखक हूँ, मजदूर हूँ, अपने आप को मजदूर लेखक कहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये इस पर जरा सा ध्यान दिया जाना चाहिए था, प्रादेशिक सरकारों के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी। आपस में एक समन्वय जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए था। ये दुख हमारे सीने पर ये घाव की तरह जो है वो कहीं न कहीं लपटें ले रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस बात की, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस बात की कि उनके बच्चे इतनी लंबी यात्रा के लिए जिस तरह से निकले, उन बच्चों को कोई घूंघट में गोदी में लिए है, उनको पानी चाहिए, उनको दूध चाहिए, खाना चाहिए। कुछ बच्चे उनके सामान के ऊपर लदे हुए हैं, कुछ बच्चे उन अटैचियों के ऊपर गिरे हैं। आज तक देखती हूँ तो ये देख कर कहीं भीतर कुछ कांपता है, बहुत कांपता है। मुझे लगता है मैं क्या लेखक हूँ, क्या परिवर्तन, क्या कहीं सोच में कोई गलती रह जाती है, कोई ऐसी बात है जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, और हम उन्हें उन्हें उन मुसीबतों में ढकेल देते हैं जो हमें नहीं ढकेलना चाहिए था, नहीं ढकेलना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब हम सचेत हुए हैं इस बारे में, और मुझे लगता है कि ये इस संक्रमण से बहुत जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक चीज तो है, हमारे जीवनानुशासन में कहीं न कहीं ये बात हमने महसूस की है कि अब जीवन शैली को थोड़ा बदलना होगा जीवन शैली को, और यह सोच कर चलना होगा कि कोई भी विडंबना अगर घटती है, जो अभी 4 दिन पहले घटी है बंगाल और भुवनेश्वर में, इन विडंबनाओं में से भी हमको मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है, और इस तरह का ये वायरस युद्ध जो हम झेल रहे हैं, ये जो हम झेल रहे हैं, अगर ये वायरस युद्ध न होता तो ये वुहान तक ही सीमित होता, यहाँ तक न पहुंचता। जी। तो ये हमारे लिए ये युद्ध की स्थितियां तैयार की हैं चीन को कभी भी इतिहास इसके लिए माफ नहीं करेगा। बहुत पहले भी मैंने अपनी दादी से सुना था कि 1890 में कुछ प्लेग फैला था, जिसमें अपने अपने घरों से निकलकर लोग खुले खेतों में मड़ैया डाल करके अपने बच्चों के साथ रहे, और पेड़ों की छाह में रहे, नंगी धूप में रहे, नंगे आसमान के नीचे रहे। उस लड़ाई को भी हमने जीता, और उसको मैंने जब वो फिल्म देखी थी जो चीन के संदर्भ में ही बनाई गई थी, शांताराम की फिल्म थी, नाम अभी मैं कोटनीस की अमर कहानी या कुछ इस तरह का नाम था। जी आप बिल्कुल सही। तो वो कहानी में भी ऐसा ही दिखाया गया। तो ये अनुभव नई पीढ़ी से हम शेयर करते हैं, और जब भी ये टीवी देखते हैं
और जब वह नंगा सत्य उनके सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, अन्य स्क्रीनों पर भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो भविष्य की मानव पीढ़ी तैयार हो रही है, जी। ये कहीं न कहीं पूरी सतर्कता के साथ अपने आप को अपने देश और राष्ट्र और अपनी पीढ़ी और विश्व की पीढ़ी के लिए तैयार करके रखेगी जी। कि इस तरह का खतरा आगे हो तो कैसे झेला जाए, कि जिसकी हमें आदत नहीं थी। विडंबनाओं की आदत रही है, लेकिन इस तरह से ये ठीक जो कहा आपने वायरस युद्ध, चित्रा जी कि वायरस युद्ध है और इंसान मनुष्य अपराजय है, वो हर परिस्थिति से जीत कर आता है। वायरस का वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए साहित्य का वैक्सीन उसको मिलता रहना चाहिए। और आपकी बातों से, आपकी जो आपने अभी मेरे बिना पूछे आपने इतनी सारी चीज़ें कही हैं जिसमें सब कुछ आपने समा दिया, उसके लिए हम आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया अपना, आप हमारे दर्शकों के सामने आई और बहुत कम देर में, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बातें देश, काल, समाज और परिस्थिति को सामने रखने वाली कह दी हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ई साहित्य आज तक का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।